आज विधि व्यवस्था एवं अपराध और किसी तरह के इमरजेंसी के लिए रेस्पॉन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डायल 112 जो कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम्स ERSS का पब्लिक के लिए, यहाँ की जनता के लिए लोकार्पण किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सर्वप्रथम तो 400 गाड़ियाँ क्रय करके उपलब्ध करा दी गई हैं पूरे राज्य में, और इसके माध्यम से प्रथम चरण है ये, और इसमें पटना ज़िला पूरी तरह से कवर किया जा रहा है, और इसके अलावा बाकी अन्य सारे ज़िलों में उन जिला मुख्यालय को कवर किया जा रहा है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज यह भी निर्देश दिया गया है कि द्वितीय चरण अविलंब इसका लाया जाए, ताकि पूरा राज्य इसके माध्यम से कवर कर दिया जाए। 112 का विशेष बात यह है कि आज के दिन आपको पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, आप 100 डायल करते हैं। आपको फायर की आवश्यकता होती है, 101 करते हैं। एम्बुलेंस के लिए 102 करते हैं। 112 एक समेकित और इंटरनेशनली नोन नंबर है, जो जिसके माध्यम से जो भी आपात की स्थिति होती है, कोई इमरजेंसी होता है, तो पब्लिक उसको 112 को डायल कर सकता है। विशेष यह भी है कि मात्र डायल फ़ोन से नहीं, बल्कि SMS भी डाल सकता है, उसके वेब पोर्टल में भी डाल सकता है, उसको कई तरह से एक्सेस किया जा सकता है। और अगर फ़ोन में उसका ऐप डाउनलोड कर लें तो मात्र जो पैनिक बटन है उसको दबा देने से भी उसका कंट्रोल रूम में खबर पहुंच जाएगा और उसको कॉल बैक तुरंत मिल जाएगा। और ये जो 400 व्हीकल लगाए गए हैं, उन सब में मोबाइल डेटा टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पर जो आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसमें कॉल टेकर्स एक पाली में 90 कॉल टेकर्स लगाए गए हैं, यानी 3 पाली में 8-8 घंटे के पाली में 270 कॉल टेकर्स लगाए गए हैं। और उसके अलावा डिस्पैचर्स जो वाहनों को डिस्पैच करेंगे, वो 24 लगाए गए हैं एक पाली में, यानी 3 पाली में 72 लगाए गए हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा, कोई फ़ोन कॉल आया, तो यहाँ पर जो कॉल टेकर हैं उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि कहाँ से कॉल आया है। यह जो टेलीफोन कंपनियों के साथ यह व्यवस्था कर ली गई है कि सीधे पता चल जाएगा कहाँ से कॉल आया है, उससे रजिस्टर किया जाएगा कंप्लेन। उसको जैसे ही स्पष्ट हो जाता है क्या मैटर है, जिसमें फायर का और एम्बुलेंस का भी यहाँ लिया जाएगा, पुलिस तो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका कॉल डिस्पैचर के पास चला जाएगा, और वो तुरंत, चूँकि पूरे एरिया में बटे हुए हैं ये वाहन, उसको कंसर्न्ड वाहन को वो सूचित करेगा, साथ में थाना इत्यादि को भी करेगा। वो वाहन तुरंत डिस्पैच होगा, और अधिकतम समय पूरे राज्य में 20 मिनट से 22 मिनट से अधिक नहीं लगेगा कि जो इमरजेंसी हुआ उससे रिस्पॉन्स हो जाए, पुलिस का हो जाए, एम्बुलेंस का हो जाए, फायर हो जाए। तो यह पूरी कल्पना बहुत बड़ी है, और बहुत आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है कि इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए मैन पावर चाहिए, उसके लिए वाहन चाहिए, उसका पूरा द्वितीय चरण भी साथ में लाया जाए और अविलंब लाया जाए, ताकि पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सके। मैं इतना पर रुकूंगा, और मैं अनुरोध करूंगा IG हेडक्वार्टर से, जो इसमें बताएंगे आपको इसकी और डिटेल में कि क्या व्यवस्था की जा रही है। कंट्रोल सेंटर यहाँ बनाया गया है, पूरे बिहार से कॉल यहाँ पर आएंगी। जैसे ही कॉल आएंगी तो जो कॉलर होगा उसका नाम और जो कॉलर है उसका लोकेशन भी यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद जो डिस्पैचर होगा उसके पास रियल टाइम में वो दिखता रहेगा कि कहाँ से कॉल आया है और उसकी नज़दीकी ERV गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। तो घटना की उसकी महत्ता को देखते हुए, उसकी ग्रेविटी को देखते हुए तुरंत थाना की गाड़ी भी जा सकती है, ERV भी जाएगी, और उसमें जो संबंधित DMSP है उनको भी सूचना दी जाएगी। तो ये जो आज हम लोग के जो प्रयास किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी पब्लिक अगर कोई भी उनकी जो आपात स्थिति में जो भी सूचना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और उसको एकीकृत तरीके से, उसको यहाँ पर इंटीग्रेटेड तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा, उसका डिस्पोजल किया जाएगा। जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होंगी उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे उनसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और जो भी व्यक्ति जो विक्टिम होंगे या जो कॉलर होंगे, सूचना देने के बाद यहाँ से जो हमारे सुपरवाइजर होंगे जो पटना स्थित कमांड सेंटर के, वो हर कॉलर से उनको घटना के बाद फीडबैक मिलेंगे कि आपकी ये घटना थी, उसके बाद आपकी ये गाड़ी गई या थाना की गाड़ी गई,
उनसे फीडबैक लिया जाएगा और हर फीडबैक को भी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका ऑडियो ट्रेल रहेगा। जितनी भी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा उसका डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, तो ताकि देखा जाएगा कि कब सूचना आई, कब गाड़ी गई, कब उनके पास डिस्पोजल हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा एक है, यहाँ की आम जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास आज से किया जा रहा है। धन्यवाद सर। नहीं, डीजीपी साहब मैं बस चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को और हायर लेवल पर ले जाने के लिए कुछ समय और लगेगा। उसके लिए ज़मीन का आवंटन हुआ है और ज़मीन के आवंटन के साथ साथ उसमें शिफ्ट होगा, उसमें तो कई साल लगेंगे। लेकिन अभी जो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। और इसके अंदर जो प्रशासन की जो रीच होनी चाहिए सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट्स पर, सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस पर, उस रीच को पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शंस दी हैं कि इसका जो फेज़ 2 है उसको जितना जल्दी हो सके लेके जाए, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर करना है, कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, उस पर बात करेंगे। और अभी मैं अनुरोध करूंगा, आप ERSS पर अभी टूर पे भी जाएंगे, ERSS की पहले बात कर लें, फिर और बात करें। सर सवाल ये है कि सर बिहार कई राज्यों से पीछे है अभी भी इस मामले में, कब तक पूरा माना जाए, कब तक पूरा पूर्ण रूप से पूरा बिहार में चालू हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आज बहुत स्पेसिफिक जो है निर्देश मिले हैं फेज़ 2 के लिए। फेज़ 1 तो हमने लागू पूरा कर दिया है, पूरा मैन पावर, गाड़ियाँ, कंट्रोल रूम जो सेंट्रल है वो, जिलों के कंट्रोल रूम और सब ट्रेन मैन पावर लगा दी है। और फेज़ 2 में हम लोग बहुत जल्दी से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल का अंत होते होते वो पूरी तरह बिहार में लागू हो। क्या टाइमिंग ड्यूरेशन रखे गए हैं और गाड़ियाँ? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आज से इस पर अलग से काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कुल जो गाड़ियों की संख्या है वो 1200 प्लस है और 1500 प्लस जो है वो मोटरसाइकिल्स भी हैं और मैन पावर जो है वो 30,000 प्लस मैन पावर भी इसमें जो है उसकी अरेंजमेंट भी करनी है। तो कुल मिला जुला करके जो व्यवस्थाएं हैं, जितना भी हमने काम कर लिया है, उसको जो द्वितीय चरण है उसको बहुत तेज़ी से काम पे लग के और इस साल के अंत होने से पहले पहले हर हालत में पूरे बिहार में हम लोग लागू करेंगे। सवाल है सर कि इससे जो भी पुलिसकर्मी है ऑफिशियल, क्या विशेष ट्रेनिंग दी गई है? हाँ, बिल्कुल इन सब लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है और इनकी ट्रेनिंग लगातार जो है अभी भी चल रही है। क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो प्रथम रिस्पॉन्स है उस समय जो विक्टिम है वो ट्रॉमा में होता है, तो उससे बहुत सहानुभूतिपूर्वक बात करना, उसकी समस्या को समझना, उसकी मनस्थिति को समझना और उसके बाद जो उसकी उम्मीदें हैं उसको उसी कम से कम समय में पूरा करना, उसके लिए इन सब लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी गई है और आगे भी ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने पुलिसकर्मी होंगे? मैं बता रहा हूँ, अभी जो व्यवस्था है वो ये है कि ड्राइवर के अलावा एक पदाधिकारी और 2 अन्य जवान होंगे और उसके अंदर और भी गाड़ी में अरेंजमेंट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, कैरी करने के लिए स्ट्रेचर वगैरह, वो सब चीज़ें जो हैं वो और जो फोल्डेबल चेयर है, एक सीट है, वो भी लगाई गई है ताकि जो वो गाड़ी है वो अपने आप में पूर्ण रहे, जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट की तरह वो एक्ट कर सके। आज से लोकार्पण हुआ है, कितनी पुलिस बल की अभी फिलहाल तैनाती की गई है जिसमें कि सभी लोगों को? मैं बता रहा हूँ कि जो कंट्रोल रूम चल रहे हैं हमारे, तो कंट्रोल रूम पटना के बारे में इससे सामने पूरा डिटेल में बता ही दिया है। गाड़ी के बारे में मैंने बता दिया, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 आदमी ड्राइवर को मिला के मल्टीप्लाइड बाय 3 पाली, वो सब आप जो है वो देख सकते हैं कि उतना हमने अरेंजमेंट कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जिला के जो समन्वय सेंटर है, हर जिले में समन्वय सेंटर खोल लिया है। तो ये जो समन्वय सेंटर जिला के हैं और जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है, ये तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो चुका, एक ही बारे में पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो चुका। द्वितीय फेज में सबसे पहले गाड़ियों की संख्या बढ़ानी है, मैन पावर को बढ़ाना है, उनको ट्रेनिंग जो है वो देनी है और उसके साथ साथ जो 2 पहिया वाहन हमें जो क्रय कर रहे हैं उस पर काम करना है। उस पर भी जो है हर 2 पहिया वाहन पे 2 या 3 आदमी जैसे भी होगा हम इस पर विचार करके उसकी व्यवस्था करेंगे। आपको मैं कह रहा हूँ कि ये
क्या मैं नागरिक नहीं हूँ बिहार का? जब मैं नागरिक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ सभी के लिए हूँ। इमरजेंसी के लिए। और इमरजेंसी के लिए कोई भी जो कॉल है उसमें तो वो करेंगे ना। आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, 112 दबाइए ना, सब वेरीफाई हो जाएगा। देखिए है? व्यवस्था, आप कहेंगे तो गाड़ी आ सकती है यहाँ पर भी। नहीं, आप ट्राई करके तसल्ली कर लीजिए ना। देखिए पुलिस की अन्य व्यवस्था भी चलती रहेंगी, ये नहीं कि पूरी अच्छा, व्यवस्था को मैं रिप्लेस सवाल कर आपका दिया समझ जा नहीं रहा है। पाया, मुझे दोबारा से बोल दीजिए एक बार सवाल। अगर शराब मामले में सूचना देता है पुलिस को, 112 पे कॉल करता है, तो क्या इसमें गाड़ी वहां पहुंचेगी शराब? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो इमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए ये व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि हमने एकीकृत कंट्रोल रूम्स खोल रखे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई अन्य जानकारी देना चाहता है या अन्य समस्या बता रहे हैं, जैसे फायर से जुड़ी है, हेल्थ से जुड़ी है, मतलब मेडिकल से जुड़ी हुई है, प्रोहिबिशन से जुड़ी हुई है, तो इमीडिएटली हमारे जो कंट्रोल रूम में उपलब्ध लोग हैं वो कंसर्न को कॉल को इमीडिएटली वहाँ पर खबर करके, और जो उनका तंत्र जो ऑलरेडी चल रहा है वो तंत्र ऑपरेशन में आ जाएगा और वो काम करेगा। जो सूचना है वो डायरेक्टली उस तंत्र को भी दी जा सकती है और हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से 112 के माध्यम से भी उनको दी जा सकती है। सर, इससे अलग सवाल है सर कि एक मिनट अभी सब कि ये सेकंड फेज जो है वो इस साल के लास्ट तक हो जाएगा और हाँ। पूरा स्टेट कवर हो जाएगा। हाँ, पूरी स्टेट कवर हो जाएगी। और हम आपको ये भी मतलब कहना चाहेंगे कि जो हम देखिए हमारी स्टेट में जो काम का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे स्टेट की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारी स्टेट के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन हम इसको इतना बढ़िया कवर करेंगे कि ये हमारे देश में जो है बिल्कुल शुरू के 2-3 के अंदर होगा। उसके बाद आपका एवरेज जो समय होगा वो 20 से 22 मिनट का हम लोग नहीं, वो तो अभी है ना, हम इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि हमारे जो तंत्र है, हमारे जो एग्जिस्टिंग तंत्र है वो भी तो ऑपरेट करेंगे ना। ये सब व्यवस्था ये तो ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग तंत्र की है। सर, आरा में 2 समुदाय के बीच इस पे सुनिए ना, अभी हम ये से बात करें, इस पर अलग से बात कर लेंगे। और हो गया सर, इस पर हो गया सर। ना मेरे पुलिस की क्या तैयारी है सर? मैं आपको बता दूं, देखिए मैं किसका नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको चीज़ क्लियर करता हूँ। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ उत्तर प्रदेश का, उससे आपको पिक्चर और क्लियर होगी। उत्तर प्रदेश में ये जो सिस्टम है ये सबसे पहले और सबसे वृहद पैमाने पर लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के फलस्वरूप 80% जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के काम हैं वो यही ERV पूरी कर देती है। तो ये सामाजिक परिवेश पर भी निर्भर करता है बहुत हद तक। तो 80% तो वो ERV व्हीकल का काम कर देती है और 20% जो काम है वह 20% काम फिर वो थाना या उससे वरीय पदाधिकारियों के लिए जाता है। तो इससे आप कुछ मैच करके देख सकते हैं कि बिहार की जो व्यवस्था है मोटा मोटा वो भी इसी तरह से कुछ चलेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि ERV जो है वो अधिक से अधिक इफेक्टिव हो और उसके बाद हमारे थाना, सर्कल, सब डिवीजन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स तो अवेलेबल रहेंगे। इस सिस्टम में एस्केलेशन का भी प्रावधान किया गया है। अगर ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा ग्रेविटी का अगर कोई क्राइम है या कुछ इंसिडेंट है तो इमीडिएटली थाने को, इवन SP साहब तक इंफॉर्मेशन यहीं से चला जाएगा ताकि कोई भी लेवल को आवश्यकता हो कवर कर सके। और एक बस आखिरी सेंटेंस जो है वो ज़रूर बोलूँगा मैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 25 दिनों से जो भी स्थिति प्रिवेल कर रही है, कभी कभार उसके अंदर तनाव की बात भी आई, कुछ स्टेट्स में इंसिडेंट्स भी हुए, लेकिन हमारी स्टेट के अंदर पूर्ण रूप से शांति है और कम्युनल फ्रंट पर हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन हमेशा से एक्सीलेंट काम करता है और आगे भी एक्सीलेंट काम